हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी चैनल। हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ गुड एंड हेल्दी। तो चलिए, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमारी 11C है, उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज को आज कवर करते हैं। इसकी बेसिक नॉलेज फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आगे भी आपके काफ़ी काम आने वाली है नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सोल्व करने के लिए भी, और नेक्स्ट लेवल स्टैंडर्ड क्लास में भी, और आगे कभी आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हो तो भी ये नॉलेज जो आपको आगे तक गेन करती रहेगी। तो देखिए, आज हम इसमें सीख लेंगे कि टाइम एंड वर्क में कभी इन्वर्स वेरिएशन यूज होता है, कभी डायरेक्ट वेरिएशन यूज होता है। तो किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे क्या यूज होता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर नंबर ऑफ वर्क है हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर, और दूसरा हमारे पास होगा टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर अगर हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ वर्कर अगर हमारे पास 10 है, तो जो टाइम है वो लगता है 7 डेज का टाइम लगता है। अगर हम नंबर ऑफ वर्कर को डिक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए हमने 10 से उनको हाफ कर दिया, 5 वर्कर्स हमारे पास हैं, तो अब टाइम कितना लगेगा? अब टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर कम वर्कर काम करते हैं तो वो काम क्या होगा, होने में, कंप्लीट होने में वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो इधर ये क्या हो जाएगा, 14 डेज हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ हो गया तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, नंबर ऑफ टाइम जो है, सॉरी, टाइम की जो है वो इंक्रीज हो गया, और वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर क्या थे, वो डिक्रीज हो गए थे। तो इसका मतलब ये कौन सा वेरिएशन है? ये इनवर्स वेरिएशन है। ये हमारे पास इनवर्स वेरिएशन या प्रोपोर्शन आ गया है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन में अगर वर्क कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो टाइम पे क्या इफेक्ट होगा? जैसे कि ये हमारा वर्क हो गया और ये हो गया हमारा टाइम। मान लीजिए एक्स वाई जेड एनी पर्सन राम है, जो कि 10 पेजेस रीड करता है। वो ये काम करता है, यानी कि 10 पेज रीड करता है रोज, और वो टाइम लगाता है 15 मिनट का। ठीक है, अगर हम उसके पेजेस को इंक्रीज कर देते हैं, हमने पेजेस क्या कर दिए, बढ़ा दिए, पहले 10 थे अब 20 पेजेस कर दिए, तो अब उसके टाइम पे क्या इफेक्ट होगा? उसके टाइम पे इफेक्ट होगा कि अब वो उस काम को 30 मिनट में करेगा, उस काम को 30 मिनट में करेगा। तो देखिए, नंबर ऑफ पेजेस यानी वर्क इज इंक्रीज, देन टाइम इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से ये इफेक्ट करती है वर्क को और टाइम को। तो ये हमारा हो गया अब इस सिचुएशन में डायरेक्ट वेरिएशन। इसे अब हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें एक फॉर्मूला कभी कभी यूज होता है ऑलमोस्ट, तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर वो बड़े होते जाते हैं तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क। कोई काम कब होता है? जब एफिशिएंसी मतलब कोशिश जो होती है और टाइम जितना लगता है, उससे कोई काम होता है। अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो हम निकाल लेंगे वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, और अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो इसको हम करेंगे वर्क डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब इसमें एक दो रूल यूनिटरी मेथड के भी यूज होते हैं, जैसे कि इफ ए डन द वर्क इन 10 days, देन ए इज 1 डे वर्क क्या होगा? ए का 1 डे वर्क क्या होगा? तो हम इसे क्या करेंगे, 1/10 ऑफ द वर्क। ऐसे क्वेश्चंस में ये आगे यूज होगा। कुछ क्वेश्चंस ट्रेन से रिलेटेड होते हैं, जिनमें स्पीड, डिस्टेंस या टाइम पूछा जाता है। तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस में दो सिचुएशन हमारे सामने होती है। एक होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास आउट करती है ट्रेन, और दूसरा होता है मूविंग ऑब्जेक्ट को पास आउट करती है। तो फर्स्ट कंडीशन में जिसमें वो मूव करती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कि कोई पोल है। ठीक है, ये पोल हो गया, उसको ट्रेन क्रॉस करके गुजरती है, या कोई व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, उसको क्रॉस करके ट्रेन निकलती है, या कोई ट्री है। ठीक है, तो उसके आगे से ट्रेन गुजर जाती है। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस होती है वो हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस हम लेंगे लेंथ ऑफ द ट्रेन, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। जो ट्रेन की खुद की लंबाई होती है वही इसकी डिस्टेंस ली जाती है। सेकंड, इसी में ही आता है कि अगर आप देखिए, पोल की अपनी कोई लेंथ नहीं होती, ह्यूमन बीइंग की भी अपनी कोई लेंथ नहीं होती, ना ही ट्री की होती है, इसलिए हम ट्रेन की जो लेंथ होती है उसी को ही डिस्टेंस मानते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें आ जाती है, मान लीजिए कोई ब्रिज आ गया, ब्रिज की कुछ डिस्टेंस तो होगी, कुछ लेंथ तो होगी, 150 फीट, 150 मीटर्स, 100 मीटर लाइक दिस। या फिर कोई प्लेटफॉर्म आ गया, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके जाती है ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म कोई आ जाता है, ठीक है, तो उसे ट्रेन क्रॉस करके जाती है। या थर्ड कंडीशन में
कोई ट्रेन खड़ी है, वो मूव नहीं कर रही है, बल्कि स्टेशनरी फॉर्म में अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो उसे भी ट्रेन क्रॉस करके जाती है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होती है। तो इस कंडीशन में हम डिस्टेंस क्या लेंगे? इस कंडीशन में हम डिस्टेंस लेंगे ट्रेन ऑफ द लेंथ, ट्रेन्स लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या लेंथ ऑफ ब्रिज, जहां से ट्रेन होकर गुजर रही है और वो स्टेशनरी फॉर्म में है, यानी अपने स्थान पर खड़ा है, वो हिल डुल नहीं रहा है। तो वो उसे जब पास करती है ट्रेन, तो हम डिस्टेंस क्या लेते हैं? ट्रेन की लेंथ जो मूविंग है, और दूसरा जो स्टेशनरी फॉर्म में प्लेटफॉर्म ब्रिज या दूसरी ट्रेन है, तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं, और दूसरी कंडीशन में हमारे पास होता है मूविंग ट्रेन। दूसरी कंडीशन में अगर ट्रेन मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर एक ट्रेन जा रही है और दूसरी चलती हुई ट्रेन को पास करती है, यानी कि दोनों ट्रेन चल रही हैं, एक ट्रेन खड़ी नहीं है, तो दोनों ट्रेन को जब एक ट्रेन चलती हुई दूसरी ट्रेन को क्रॉस करके जाती है और जा रही है सेम डायरेक्शन में, देखिए ये भी इधर ही जा रही है और ये ट्रेन भी इधर ही जा रही है, तो दोनों ट्रेन क्या जा रही है? सेम डायरेक्शन में जा रही है। तब उस टाइम पे हम डिस्टेंस क्या लेंगे? और उस टाइम पे हमें स्पीड भी लेनी होगी, क्योंकि दोनों स्पीड में है, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पीड तो दोनों की रही होगी। तो डिस्टेंस जब हम लेते हैं, तो डिस्टेंस के लिए हम सम कर इसमें, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, तो हम कंडीशन लिख देते हैं सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे? सम द लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेन को हम लेंथ का एडिशन कर देंगे। दोनों जो ट्रेन है, जैसे मान लो इसकी 15 मीटर लेंथ है और इसकी लेंथ है 75 मीटर, तो हम दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन जो स्पीड जो है वो सेम डायरेक्शन में जब जाती है, तो सम ऑफ द स्पीड डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड, तो हम इनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस। स्पीड में हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, दोनों की स्पीड में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। मान लो ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी, और स्पीड के लिए हम करेंगे ए माइनस बी या बी माइनस ए, ठीक है। जो भी बड़ी डिजिट होगी उसमें से छोटी डिजिट को हम लेस कर देंगे। दूसरी कंडीशन आती है अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन्स ना जाकर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब ये सिचुएशन जो हमारे पास है, ये थी सेम डायरेक्शन के लिए, और अब जो ये सिचुएशन है ये है अपोजिट डायरेक्शन। अगर ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी तरफ जा रही है, देखिए जैसे कि इसमें ये ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन जो है वो इधर जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस का फंडा सेम रहेगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेन्स का, यानी ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, तो हम कर देंगे ए प्लस बी, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। लेकिन इनकी जो स्पीड निकालनी होगी हमें, जब हम इनकी स्पीड निकालेंगे अपोजिट डायरेक्शन के लिए, तब इन दोनों का इसमें भी सम हो जाएगा, सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन, जो दोनों ट्रेन हैं उनकी स्पीड का हम सम कर देंगे। तो इस तरह से हम स्पीड से रिलेटेड और डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. We will write here Rohan can do a piece of work is equal to 24 days, and Raghav can do it in 30 days. नेक्स्ट लाइन्स में हम लिखेंगे रोहन्स वन डे वर्क। तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज में बताया था, वन डे वर्क के लिए हम इसे कर देंगे 1/24, एंड राघव के लिए हम करेंगे राघव कैन वन डे वर्क, या राघव्स वन डे वर्क ज़्यादा बेटर रहेगा, राघव्स वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/30। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ दे कंप्लीटेड दे वर्क टुगेदर। दे कंप्लीटेड if they work together। टुगेदर पूछा है, इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे 1/24 प्लस 1/30 का। एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा
120, 24 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 30 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, एंड 9/120। 3 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 3/40। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर, ये इनका 1 डे का वर्क था। दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर 1 डे। अगर वो 1 डे में करते हैं इस वर्क को, उनका 1 डे का वर्क है। ठीक है, ये उनका 1 डे का वर्क है, तो दे कंप्लीट टुगेदर क्योंकि हमने उनके 1 डे के वर्क को ही ऐड किया है। ठीक है, तो ये उनका 1 डे का वर्क आ गया, 3/14 पार्ट। तो अब इसके उनका अगर हम कंप्लीट वर्क निकालेंगे, इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 40/3। इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, तो 13 1/3 डेज, इतने टाइम में वो इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 15 men can dig 7.5 meter long track in 1 day. सॉरी, ट्रैंक है, ट्रेंच। Question 2, 15 men can dig 7.5 meter long trench in 1 day. How many men should be employed for digging 1.5 meter long trench? देखिए 15 मैन किसी ट्रेंच, यानी ट्रेंच होती है एक तरह से खाई नुमा, मतलब जो नैरो गड्ढा होता है ना, ठीक है, तो उसे हम ट्रेंच कहते हैं, जो मिलिट्री बेस पे भी काम आता है। तो 7.5 मीटर लॉन्ग होता है वो, उसको खुदाई करने में 15 मैन लगते हैं। तो अगर उसका देखिए 1.5 कर दिया जाए उसकी डिगिंग, तो कितने मैन जो है उसके लिए काम करेंगे। अब देखिए जो ट्रेंच है उसकी जो लेंथ है वो क्या कर दी है, कम कर दी है, कम हो गई है ना, तो नंबर ऑफ मैन भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ हमें डायरेक्ट वेरिएशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 2, आप इसे सिंपल कर दीजिए सीधा। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, और यहाँ हम अदर लाइन में लिख देते हैं ट्रेंच की लेंथ, जो कि है मीटर में। ये सब हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर नंबर्स लिख देंगे। नंबर ऑफ मैन है 15 और 7.5 ट्रेंच की लेंथ है। अगर ट्रेंच की लेंथ 1.5 है तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमने निकालनी है, यानी नंबर ऑफ मैन। तो मैंने अभी बता ही दिया था आपको, नंबर ऑफ मैन 7.5 मीटर, 15 मैन जो है 7.5 मीटर लेंथ के ट्रेंच की डिगिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये कम हो गया है ना, लेंथ ऑफ ट्रेंच कम हो गई है, इट मीन्स नंबर ऑफ मैन भी कम हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था गाइस, x/y, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे। x1 हमारा 15, 7.5 इज इक्वल टू x2 1.5। ठीक है, हम 1.5 को इधर लेके आते हैं, इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड से। 15/7.5 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू x2। कैंसिल कर देंगे 5 से इसे कैंसिल करेंगे 3, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि जो उसने पूछा था। लास्ट लाइन लिखकर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। टाइम विल बी नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड नाउ, एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, A and B working together can finish a piece of work in 6 days. A and B working together can finish a piece of work in 6 days.
वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 days, हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक इट टू फिनिश। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं और ए अकेला उस काम को 9 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। पहले जो दिया गया है उसी को हम लिखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू इन 6 days। तो हम अब निकालते हैं ए एंड बी का 1 days वर्क 1/6। ए कैन डू द वर्क, यहां पर अलोन लिखना जरूरी है। ए उस काम को 9 days में कर सकता है एंड बी का तो हमने निकालना है, तो एज 1 day वर्क हम निकाल लेते हैं। ए का 1 day वर्क कितना होगा गाइस, 1/9। ठीक है, तो हमें अब निकालना है बीज 1 day वर्क। तो देखिए ये दोनों का टोटल वर्क है 1/6, उसमें से अगर हम ए का वर्क निकाल देते हैं तो बी का बच जाएगा। ठीक है, तो इसे हम माइनस कर देते हैं, 1/6 माइनस 1/9। एलसीएम लेंगे 18 आएगा, 6 3 जा एंड 9 2 जा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1/18। तो बी अकेला एक दिन में 1/18 वर्क करता है, तो बीज अलोन वर्क, बीज अलोन वर्क कैन डू वर्क इन 1/18 का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो 18 days आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया हमें ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। ए अकेला उस काम को 8 दिन में करता है और बी उस वर्क को 12 days में करता है। हाउ मच टाइम विल दे टेक टूगेदर टू डू द सेम वर्क। उसी काम को अगर वो दोनों मिलकर करते हैं तो कितने टाइम में कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसे। ए फिनिश द वर्क इज इक्वल टू इन 8 days and B finish the work in 12 days। तो हम इनका एक एक दिन का वर्क निकाल देते हैं। A's 1 day वर्क is equal to 1/8 and B's 1 day वर्क is 1/12। अब उन्होंने कहा है कि पूछा टुगेदर, तो A प्लस B 1 day वर्क, दोनों का 1 day का वर्क निकाल लेते हैं हम। एडिशन करेंगे 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम आ जाएगा 24, 8 3 जा 8 2 जा 5/25। ये उनका 1 day का वर्क आ गया। जो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दे टेक टुगेदर सेम वर्क, दे टेक टाइम टुगेदर फॉर सेम वर्क। 5/24, तो इसका कर देंगे रेसिप्रोकल यानी 14/5 और मिक्स फ्रैक्शन करके ये आ जाएगा 4 4 5। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे डेज। A, B and C working together can finish a piece of work in 8 hours. A alone can do it in 20 hours and B alone can do it in 24 hours. In how many hours will C alone do it to the same work? A, B and C मिलकर उसी काम को 8 घंटे में करते हैं। A अकेला उसको 20 घंटे में करता है, B अकेला उसको 24 आवर्स में करता है, तो C अकेला उस काम को करने में कितने घंटे लगाएगा। A, B and C can finish the work in 8 hours। Then A, B and C का
1 डे वर्क 1 आवर वर्क हम फाइंड कर लेंगे। 1 आवर वर्क इट विल बी 1/8 आवर्स इज 1 आवर वर्क 1/20 बीज 1 आवर वर्क 1/24। अब हमने निकालना है सी इज 1 आवर वर्क। देखिए टोटल में से हम इन दोनों को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी का 1 आवर का वर्क 1/8 माइनस 1/20 माइनस 1/24, या फिर हम इन दोनों को ऐसे प्लस करके इसमें से माइनस कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आ जाएगा 120, 8 से डिवाइड करेंगे 15 माइनस 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 प्लस 24 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5, 15 माइनस 6 5 11 20, तो ये आ जाएगा 4/120। इसे कैंसिल कर देते हैं तो 1/30 आवर आ गया। ठीक है, ये उसके 1 आवर का वर्क आ गया। अब हम निकाल लेते हैं सी कैन फिनिश द वर्क। सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 1/30 यानी कि 30 आवर्स। तो इस तरह से हमने अपने 5 क्वेश्चंस और विद बेसिक नॉलेज के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्क्रीन पे। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, और नेक्स्ट डिमांड के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर दिस। थैंक यू गाइज, बाय बाय।